नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है नाद। आज हम नाद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप संगीत से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वो टीजीटी पीजीटी के लिए हो, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, है ना, एस्टेट का भी अभी रिसेंटली फॉर्म निकला हुआ है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने जो है नाद के बारे में चर्चा की है। ठीक है, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा नाद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे नाद की परिभाषा है क्या। तो देखिए, संगीत में जो ध्वनि है उसी को नाद कहा गया है। अब आप सोचेंगे कि ध्वनि क्या है। ध्वनि का मतलब है आवाज़। ठीक है, कोई भी आवाज़ जो है वो संगीत में नाद कही गई है। ठीक है, अभी देखिए, और अगर डिटेल में देखें कि ग्रंथों में इसका क्या मतलब परिभाषा मिलती है, तो हम देख सकते हैं कि नाद शब्द में नकार प्राणवायु और दकार अग्नि का घोतक है। तो नकार दकार क्या है, ये एक तरीके से देखिए आपने नाद को अलग अलग कर दिया है ना। तो ना जो है वो नकार हो गया और जो दा है वो दकार हो गया। तो नकार का मतलब है प्राणवायु और दकार का मतलब है अग्नि। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि नाद शब्द में नकार प्राणवायु और दकार अग्नि का घोतक है। ठीक है, अतः प्राण और वायु के संयोग से निर्मित होने के कारण इसकी नाद संख्या जो है वो बिल्कुल सुटेबल है, मतलब सार्थक है। ठीक है, पंडित दामोदर जी ने भी अपने ग्रंथ में, उनका जो ग्रंथ था संगीत दर्पण, उसमें यही उन्होंने एक डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, आगे देखिए, जो जन के मन को रंजन अथवा नंदन करता हो वो नाद कहलाता है। अब देखिए, रंजन का मतलब है जो मन को भाता हो, समझ रहे हैं आप, और जन का मतलब आप समझ रहे हैं लोग, है ना, लोग की बात इधर हो रही है, आम लोग, हम लोग जैसे लोग हैं ना, हमारी जो जनता है, ऑब्वियसली आप समझ ही रहे होंगे। तो जो जनता के मन को भाता है, रंजन होता है, नंदन होता है, वही जो है वो नाद कहलाता है। ठीक है, सांगीतिक ध्वनि के लिए नाद संज्ञा है। ठीक है, अभी देखिए, आप जानते होंगे, अगर आपने ध्वनि पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ध्वनि के भी दो टाइप हैं, है ना, सांगीतिक और असांगीतिक। ठीक है, तो सांगीतिक ध्वनि का मतलब आप समझ ही सकते हैं ना कि वो सारे साउंड या वो सारी आवाज़ जो संगीत से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि अभी कोई बात कर रहा है, ये भी तो एक आवाज़ है, पर ये संगीत से कहीं ना कहीं रिलेटेड नहीं है। इसीलिए इधर देखिए लिखा है स्पेशली कि, तो इसमें ये बोला गया है कि सांगीतिक ध्वनि के लिए ही नाद का जो है वो प्रयोग होता है, ऐसा बोला जाता है। तो देखिए, जैसे यहाँ लिखा भी है ना कि संगीत में ध्वनि, तो अगर हम और इसको स्पष्ट करें तो संगीत में सांगीतिक ध्वनि को ही क्या कहा गया है, नाद कहा गया है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, बहुत अच्छी बात इधर लिखी हुई है कि नाद के बिना ना स्वर, ना वाद्य और ना ही नृत्य हो सकता है। ये बिल्कुल ही सच बात है। अगर नाद है ही नहीं तो ना आप स्वर का ज्ञान ले पाएंगे या सुन पाएंगे, ना वाद्य ना नृत्य। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से संगीत का जो आधार है ना वो क्या है, नाद ही है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नाद के भेद के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा अब कर लेते हैं। देखिए, अलग अलग ग्रंथकारों ने, शास्त्रकारों ने अलग अलग भेद दिए हैं। आप भेद से समझ ही सकते हैं कि टाइप्स, है ना, प्रकार, नाद के प्रकार कितने हैं और भेद कितने हैं। ठीक है, तो देखिए, संगीत रत्नाकर एक ग्रंथ है, शारंगदेव जी ने लिखा हुआ है। तो उन्होंने इसके नाद के कितने भेद बताए हैं या कितने प्रकार बताए हैं, 5 बताए हैं। ठीक है, उनके नाम है अति सूक्ष्म, सूक्ष्म, पुष्ट, अपुष्ट और कृत्रिम। ठीक है, तो ये डिटेल में थोड़ा सा लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, इनका स्थान क्या है, कुछ वैसा इधर लिखा हुआ है। तो हमें जो बेसिकली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो सिर्फ यही याद रखना है कि नाम हमें याद होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये ऑप्शन दे दें और आपको पूछें कि ये क्या है ना। तो आप नाम बिल्कुल याद कीजिए और नंबर याद कीजिए कि कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, मतंग जी ने भी नाद के जो है 5 भेद बताए हैं। बस उन्होंने क्या किया है ना, उन्होंने क्या किया है, व्यक्त और अव्यक्त जो है एक नया नाम यूज़ किया है। जो शारंगदेव जी ने पुष्ट और अपुष्ट बताया है ना, उसी को इन्होंने क्या बोला है, व्यक्त और
अव्यक्त। किसने? मतंग जी ने। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मतंग जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था। तो देखिए इन्होंने भी 5 बताए हैं। देखिए रामामात्य जी ने भी कितने बताए हैं? 5 ही भेद बताए हैं। और उन्होंने कहा है कि उनमें से 3 प्रकार के नादों में हृदय का नाद, मंद्र, कंठ का मध्य तथा मस्तक का जो है वो तार है। ठीक है, यह नाद 1 से दुगना ऊंचा होता है। ठीक है, तो ये जो हम भेद पढ़ रहे हैं आगे और देख लेते हैं। पाश्चात्य संगीत में मतलब वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर भी अगर देखा जाए तो नाद के कितने भेद हैं? 5 ही भेद हैं, 5 टाइप्स ही हैं जो सुनने को मिलते हैं। बास को पुष्ट बोलते हैं, ठीक है, टेनोर को अपुष्ट बोलते हैं, ऑल्टो आपने सुना होगा, ये वेस्टर्न टर्म है। ठीक है, ये सारी ये जो है ना ये वेस्टर्न टर्म है। ऑल्टो को सूक्ष्म बोलते हैं, सोप्रानो को अति सूक्ष्म, फॉल्सेटो को कृत्रिम। ठीक है, तो अभी देखिए वाद्य के आधार पर भी नाद के कुछ भेद जो हैं वो बता रखे हैं। तो ये नाम जो है आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, और वो भेद कितने हैं? वो भी कितने हैं? 5 हैं। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ नोट्स अपने बनाते चलिए, मतलब एक देखिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, बाकी आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए कि जिसमें आप सामने लिखिए कि पाश्चात्य में 5 हैं, वाद्य के आधार पर भी 5 है। मतलब देख रहे होंगे आप कि मेजॉरिटी 5 ही जो है प्रकार जो है वो माने जाते हैं। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकलता है इन सब का, कि मानव देह से प्रारंभिक उद्भव के आधार पर नाद मुख्य रूप से 5 स्थानों से उत्पन्न होने के कारण ऐसा बोला जाता है कि इसके कितने प्रकार हैं? 5 ही प्रकार हैं, परंतु व्यवहार में केवल 3 ही रूप प्रचलित हैं। ठीक है, मतलब बोला गया है कि वैसे 5 स्थान से ये निकलता है, उत्पन्न होता है, इसीलिए ऐसा बोला गया है कि क्या पता इसीलिए इसके 5 प्रकार हो, पर लेकिन अगर देखें व्यवहार में मतलब जो यूज़ होता है ना वो सिर्फ कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। ठीक है, मन के भावों की अभिव्यक्ति अथवा संगीत में व्यवहार होने वाले नाद के स्थूल रूप से अगर प्रकार देखें तो कितने हैं? वो 2 ही हैं, वो है आहत और अनाहत। ये आपने नाम बल्कि सुना भी होगा, है ना, ये नाम आपने बिल्कुल सुना होगा। ये आहत और अनाहत क्या है? अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, मानव के भावों की अभिव्यक्ति के लिए संगीत में नाद के जो स्थूल रूप से प्रकार हैं वो कितने हैं? वो सिर्फ 2 ही दिए हैं, तो वो है आहत और अनाहत। ठीक है, देखिए अगर एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि भेद कितने हैं, तो अगर उधर एमसीक्यू में 5 है तो आप 5 ही चूज करेंगे। ठीक है, ऐसा होगा नहीं कि 2 को आप सेलेक्ट कर लेंगे, और वो देंगे भी नहीं, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन जो है ना कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। अगर आप 5 सेलेक्ट करेंगे तो वो भी सही होगा, 2 करेंगे तो वो भी सही होगा। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अभी देखिए आहत नाद क्या है? आहत नाद वही नाद है जो हमारे म्यूजिक में यूजफुल है, मतलब हमारे संगीत के लिए जो यूजफुल है। ठीक है, ये कानों को सुनाई देता है, ठीक है, और यही संगीत का आधार है। ठीक है, आहत नाद ही जो है वो संगीत का नाद कहलाता है। पर वही अनाहत नाद क्या है? अब देखिए ये जो नाद है ना ये मोक्ष, ये अनाहत नाद किस लिए है? मोक्ष प्राप्ति के लिए है। ठीक है, ये संगीत उपयोगी नहीं है, मतलब आप संगीत में अनाहत नाद को सुन ही नहीं सकते हो, तो कैसे यूज़ तो आप कैसे ही करोगे, समझ रहे हो? ये मोक्ष प्राप्ति के लिए है, तो आप समझ सकते हैं कि ये संगीत साधना जो समझ रहे संतों ने संगीत साधना द्वारा इस कथन को सिद्ध किया हुआ है कि अनाहत नाद जो है वो मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही प्रयोग होता है। तो ये हमारे म्यूजिक से रिलेटेड एक तरीके से नहीं है, जो है वो क्या है? आहत नाद है। ठीक है, आपको ये बिल्कुल याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अनहद नाद, अनाहत नाद या अनहद नाद जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए नाद की विशेषताएं भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए नाद की विशेषताएं है क्या? नाद की विशेषताएं मतलब नाद के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गुण और धर्म क्या है। ठीक है, तो हम उसके बारे में आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए ये आपको पता ही होगा, ये टोटल कितने हैं? टोटल 3 हैं। ठीक है, पहला है तारता या ऊंचा नीचापन, जिसको वेस्टर्न में पिच बोला गया है। तीव्रता या छोटा बड़ापन, जिसको वेस्टर्न में मैग्नीट्यूड बोला जाता है। और नाद का गुण या जाति, जिसको वेस्टर्न में टिम्बर बोला जाता है। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आप एमसीक्यू देखेंगे तो पूछ लेंगे ना कि टिम्बर जो है वो क्या है, मतलब फिर आपको ये ऑप्शन दे देंगे, तारता या फिर तीव्रता या फिर गुण। तो इस तरीके से ये मैंने नाम लिखे हैं, आप बिल्कुल याद कीजिए इसको।
तो सबसे पहले देखते हैं नाद का ऊंचा नीचापन। ठीक है, नाद का ऊंचा नीचापन मतलब वही टिम्बर। देखिए तारता मतलब नाद का ऊंचा नीचापन या फिर तारता। ठीक है, तो तारता से हमें क्या पता लग रहा है कि अमुक ध्वनि कितनी ऊंची या नीची होगी। ठीक है, इसी गुण के आधार पर ध्वनि के भिन्न भिन्न रूप बनते हैं। अब देखिए लड़कों की आवाज़ जो है वो भारी होती है, मतलब ऑब्वियसली सारे लड़कों की नहीं होती है, बट ऐसा बोला जाता है कि उनकी आवाज़ भारी होती है, और लड़कियों की जो आवाज़ है वो पतली होती है। तो आप समझ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नाद का ऊंचा नीचापन एक तरीके से विशेषता जो है आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, देखिए भारतीय संगीत में इसको संवाद तत्व एवं विज्ञान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंदोलन संख्या के आधार पर जाना जाता है। तो देखिए आंदोलन संख्या जितनी अधिक होगी नाद भी उतना ही ऊंचा होगा। ठीक है, और आंदोलन संख्या जितनी कम होगी उतना ही नाद जो है वो नीचा होगा। आपको पता ही होगा कि सारे गामा पा इन सब की ना एक आंदोलन संख्या होती है, राइट। तो अगर आप ध्यान देंगे तो सा की तो होती है 240 होती है। ठीक है, पर जैसे ही आप रे पे जाओगे ना तो उसकी आंदोलन संख्या बढ़ जाएगी, है ना। तो आप ये भी देखोगे कि सा नीचे है, फिर रे ऊंचा हो जाएगा। रे किससे ऊंचा होगा? सा से थोड़ा सा तो ऊंचा होगा ना ऑब्वियसली, ऐसे गा। तो उस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें यही चीज़ लिखी है कि नाद के इस ऊंचे नीचेपन को तारता, नाद का ऊंचा नीचापन, और अंग्रेजी में मतलब वेस्टर्न में टिम्बर बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है नाद का छोटा और बड़ापन। अब देखिए अभी हम धीरे बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली छोटा वो हो जाएगा, पर अगर हमें किसी को ज़ोर से बुलाना हो और कोई हमारे बगल वाले रूम में बैठा हुआ है और उसको ज़ोर से बुलाना है, तो हम आवाज़ को जो है मतलब ऑब्वियसली ज़ोर से बोलेंगे ना, तो वो बड़ापन हो जाएगा। आई होप यहाँ से आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखी है कि नाद का छोटा बड़ापन आघात की शक्ति अथवा कंप विस्तार पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए आघात जितना जोरदार होगा, देखिए अगर आप कम बोलेंगे तो वो छोटा होगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा जोर से बोलेंगे तो वो बड़ा होगा, दूर तक सुनाई देगा। ठीक है, तो वही है नाद का छोटा और बड़ापन। देखिए कुछ टर्म यहाँ पे लिखी हुई है। कानों को सुनाई देने वाली कम से कम तीव्रता को श्रुति देहली बोलते हैं, अधिक से अधिक तीव्रता को क्या बोलते हैं? पीड़ देहली बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो है नाद की जाति, जिसको नाद का गुण भी बोलते हैं, तो इसके बारे में अभी पढ़ लेते हैं। देखिए मगर आपको इसको मैं सरल शब्दों में बताऊं तो देखिए आपको कैसे पता लगता है कि किसी कहीं से आपको हारमोनियम की आवाज़ आ रही है या कहीं से आपको तबले की आवाज़ आ रही है, आप ये सुन के कैसे बता देते हो? तो वही क्या है, नाद की जाति या नाद का गुण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि नाद की जाति वह गुण है जिसके द्वारा एक वाद्य अथवा वस्तु की ध्वनि दूसरे वाद्य अथवा वस्तु की ध्वनि से अलग पहचानी जाती है। किसके आधार पर? इसी गुण के आधार पर हम एक ही ऊंचाई नीचाई के नाद को भिन्न भिन्न वाद्यों के द्वारा बजाए जाने पर भी बिना देखे केवल सुनकर अलग अलग पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यही जो विशेषता है वो नाद की जाति या गुण कहलाता है। नाद की जाति वाद्यों की बनावट एवं स्वयंभू स्वरों पर निर्भर करती है। ठीक है, दिस इज वेरी ऑब्वियस ना। जाति से हम ध्वनि की प्रकृति अथवा व्यक्तित्व का परिचय जो है वो प्राप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे ही वीडियोस जो है वो डिटेल में लेके आती रहूँगी, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे, अगर आपको ऑब्वियसली अगर आपको क्रैक करना है तो थोड़ी तो डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर रखिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ से आप ग्रंथ कवर कर सकते हैं, घराने कवर कर सकते हैं, और भी प्लेलिस्ट में लेके आऊँगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।